नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं देश वीकली। इस हफ्ते के देश वीकली में हम बात करेंगे नए आंदोलनजीवियों की, यानी बैंकरों की। बात करेंगे रिप्ड जीन्स में छिपी उस मानसिकता की जिसने हमें बताया कि हम आखिर कितने पीछे हैं। ये भी बताएंगे कि दिल्ली को क्यों नए कानूनों का विरोध नहीं करना चाहिए और महाराष्ट्र में आखिर क्या भूचाल आया हुआ है। लेकिन उससे पहले हफ्ते की बवाल सुर्खियां। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम 1 घंटे के लिए हुए बंद। फेक न्यूज और हेट फैक्ट्री को हुआ भारी नुकसान। पीएम ने कहा व्हाट्सएप 50 मिनट के लिए रुका, लेकिन बंगाल का विकास तो 50 सालों से रुका हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को दिखी रिप्ड जीन्स में दिक्कत। लोगों ने कहा दिक्कत जीन्स में नहीं, मानसिकता में। सीता और लक्ष्मण के बाद बीजेपी के हुए राम राज्य में अब नहीं आएगी दिक्कत। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने दिया इस्तीफा, सरकार पर टिप्पणी से हो रही थी दिक्कत। बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, मेहनत पर टीएमसी के नेताओं द्वारा कब्जे का आरोप। और देश ने प्रदूषण में किया नाम रोशन। टॉप 30 शहरों में 22 शहर भारत के, टॉप 10 में 6 शहर उत्तर प्रदेश के। हफ्ते की बात शुरू करने से पहले आपको बता दें कि 22 मार्च यानी कल के दिन देश में जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई थी। उसके बाद 24 मार्च से पूरा देश बंद हो गया था। 25 दिन में पैसा डबल के आधार पर 21 दिन में कोरोना को हराने के दावे किए गए थे। इसी बीच हमने उन लोगों को पैदल अपने घरों की ओर जाते देखा जो शहरी अर्थव्यवस्था के छिपे हुए और हाशिए पर ढकेले गए लोग हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रवासी मजदूरों की, जो बेबस अपने घरों की ओर जीने की चाह में चल दिए। इनमें से कई अपनी मंजिल तक पहुंच गए और कई बीच रास्ते में दम तोड़ चुके थे। ताली, थाली और दिए से कोरोना जीतने के दावों और गो कोरोना गो के गीतों से महामारी का मजाक बनाने वाले लोगों के बीच रोजगार चले गए, कई जिंदगियां चली गई। तबलीगी जमात को निशाने पर लेकर नफरत फैलाने की भरपूर कोशिशें की गई। अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो गया। इन सारी घटनाओं के बीच बीते 1 साल में हालात कुछ सुधरे हैं, लेकिन अब खतरा फिर से बढ़ रहा है। मामले बढ़ रहे हैं और फिर से नए रिकॉर्ड बनने शुरू हो गए हैं। वैक्सीनेशन का शुरू होना सुखद खबर है। देश में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, लेकिन कोविड की नई लहर ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसलिए कोरोना को हल्के में ना लें। टीकाकरण भले ही जारी है, लेकिन आपको अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना की इस खबर को हटाकर चलते हैं अगली खबर की तरफ। विविधता पर सीना चौड़ा करने वाले लोगों की विविधता भी बस कुछ ही जगहों पर चलती है। महिलाओं के मुद्दे पर ये तमाम प्रगतिशील दावे कूड़े के ढेर में चले जाते हैं। उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बयान से खुद को मुसीबत में डाल दिया है। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? तीरथ सिंह जी को एक महिला का रिप्ड जीन्स पहनकर एनजीओ में काम करना अचंभे में डालने वाली बात लगी। रिप्ड जीन्स यानी वो जीन्स जो कुछ हिस्सों पर कटी फटी होती है। आजकल ये फैशन है। उनके इस बयान ने लोगों में गुस्सा भर दिया। ट्विटर पर इसकी जमकर आलोचना हुई। कांग्रेस की प्रियंका गांधी से लेकर कॉमेडियन वरुण ग्रोवर तक ने इस बात का विरोध किया। इस बीच बचाव में मुख्यमंत्री की पत्नी रश्मि ने एक वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं पर है कि वे देश की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करें, और इस टिप्पणी का अर्थ गलत निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाएं, अपनी पहचान को बचाएं, अपनी वेशभूषा को बचाएं। समझ नहीं आता कि फटी जीन्स से समाज कैसे खराब होता है। क्या किसी के संस्कार सिर्फ कपड़ों से पता चलते हैं? दरअसल हम अपनी संस्कृति के प्रति दोगला रवैया रखते हैं। हमें साड़ी पहने विदेशी महिलाओं में भारतीय संस्कृति का भव्य स्वरूप नजर आता है, लेकिन जीन्स पहने भारतीय महिलाओं में पश्चिमी सभ्यता की साजिश नजर आने लगती है। जितना एक समाज के तौर पर हम हमारा देश आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे बयान इसे इतना ही पीछे खींच लेते हैं। सोच कर देखिए कि एक संवैधानिक पद पर बैठा एक जननेता ऐसी बातें करके लोगों को कहां ले जाता है। हालांकि अब इतनी गर्मा गर्मी के बाद तीरथ सिंह ने उनसे माफी मांग ली है जिन्हें उनके बयान से दिक्कत है, लेकिन उन्हें अभी भी लगता है कि ऐसी जीन्स पहनना ठीक नहीं है।
फटी जींस के जाल में फंसे खुलेपन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस हफ्ते बैंक कर्मियों ने भी हड़ताल कर दी है। मैं अब इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि ये लोग कब आतंकवादी या फिर अर्बन नक्सल कहे जाएंगे। देश में आंदोलन और हड़तालों की छवि को लगातार खराब किया गया है। CAA, NRC, JNU, जामिया, शाहीन बाग किसान आंदोलन, पेट्रोल डीजल की कीमतें, बेरोजगारी के मुद्दे के बाद बैंक कर्मी भी देश के नए आंदोलनजीवी हो सकते हैं। ये लोग बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इस साल के बजट में ही बैंकों के निजीकरण की बात कही गई थी। बैंकरों का कहना है कि यह प्रदर्शन देश के आम लोगों के लिए है, क्योंकि देश के ज्यादातर लोग सरकारी बैंकों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी चिंता इसमें भी है कि निजीकरण की प्रक्रिया से नौकरियां जाएंगी। सरकारी बैंकों पर भी आगे दबाव बढ़ सकता है। अभी तक हड़ताल करने वालों से सरकार ने फिलहाल कोई आधिकारिक बातचीत नहीं की है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर कहा है कि सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन बैंकों का निजीकरण किया जाएगा उनके सभी कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। लोग इसलिए डरे हुए हैं कि 2019 में 27 सरकारी बैंकों का विलय कर उन्हें 12 बैंकों में तब्दील कर दिया गया था। सरकारी कंपनियों की बिक्री भी जारी है। बड़े स्तर पर रेलवे का निजीकरण भी हो चुका है और लेटरल एंट्री की भी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सरकारी नौकरी का सपना धुंधला सा लगने लगता है। हालांकि देखना यह भी होगा कि बाकी आंदोलनों को ये बैंक कर्मी किस निगाह से देख रहे थे। उनके व्हाट्सएप में जब सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा था तब वो क्या कर रहे थे? क्या उन्हें किसानों के आंदोलन में खालिस्तानी और CAA के विरोध में अर्बन नक्सल और आतंकवादी दिखे थे? इसके जवाब में ही हड़ताल की सफलता और विफलता दोनों छिपी हुई है। अर्नब गोस्वामी के चैट लीक का मामला याद है आपको? उसी के जैसा दूसरा मामला भी आया है। दरअसल मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के पास बम मिलने की खबर ने राजनीतिक भूचाल पैदा कर दिया है। सचिन वाजे के बम कांड में शामिल होने के खुलासे के बाद मुंबई के पूर्व कमिश्नर और वर्तमान DG परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट को बतौर सबूत पेश किया है। पूर्व कमिश्नर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गलत गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त ने कहा कि गृह मंत्री ने अपने कई पुलिस अफसरों से रेस्टोरेंट, पब, बार और हुक्का पार्लर से पैसा इकट्ठा करने को कहा था। उन्हें हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य भी दिया गया था। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह पर अक्षम्य अपराध करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटा दिया था। इस मामले पर बीजेपी ने कई टिप्पणियां की हैं। महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार जो है वो जबरन वसूली कर रही है। उसका टैक्स कलेक्शन पे ध्यान नहीं, उसका एक्सटॉर्शन कलेक्शन पे ज्यादा ध्यान है। और इस मंच से हमारी ये बिल्कुल स्पष्ट मांग रहेगी कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट करके कहा है कि मुकेश अंबानी बम धमकी की जांच की आंच परमवीर सिंह तक आ रही थी, जिसे देखते हुए वो खुद को बचाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अब पूरा मामला क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है, महाराष्ट्र में व्हाट्सएप बहुत सुरक्षित नहीं है। जिसे देखो उसकी चैट लीक हो जा रही है। खुद गृह मंत्री इससे सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की तो क्या ही कहें। चैट लीक से ही याद आया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप के खिलाफ हलफनामा जारी किया है। केंद्र का कहना है कि व्हाट्सएप के नए नियम IT रेगुलेशन एक्ट 2011 का उल्लंघन करते हैं। सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप की जो नई शर्तें हैं वो बहुत सामान्य हैं, इनमें कोई स्पष्टता के साथ बातें नहीं कही गई हैं। प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। चैट लीक से हटकर चलते हैं नई खबर की तरफ, दिल्ली की ओर, जहां संसद में एक संशोधन विधेयक को लेकर दिल्ली सरकार परेशानी में पड़ गई है। मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। दरअसल केंद्र सरकार एक संशोधन विधेयक लाई है, GNCTD बिल, यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल।
नया विधेयक यह कहता है कि दिल्ली सरकार यदि कोई भी प्रशासनिक निर्णय लेती है या फिर कानून बनाती है तो उसकी फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल के पास देना अनिवार्य होगा। सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि विधानसभा द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून में लिखा गया सरकार शब्द उसका मतलब उपराज्यपाल होगा, यानी जो भी कानून जहां पर सरकार लिखा होगा उसे अब उपराज्यपाल पढ़ा जाएगा। अब सारी समस्या यहीं आकर रुक जाती है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस एक्ट की धारा 44 में कामकाज के संचालन की बात तो है, लेकिन इसका कोई विस्तृत ढांचा नहीं बताया गया है। यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार कौन से कानूनों या फैसलों को उपराज्यपाल के पास भेजेगी, ये इस कानून में तय नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों को भी विधेयक का आधार बताया है। ये फैसले सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2018 और डिवीजन बेंच ने 2019 में दिए थे। इनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में दिल्ली की शासन संरचना से संबंधित अनुच्छेद 239 ए के प्रावधानों पर बात की गई थी। अब दिल्ली सरकार का इस पर कहना है कि केंद्र सरकार अपनी हार का बदला ले रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बैकडोर से दिल्ली पर शासन चलाना चाहती है। ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। मनीष सिसोदिया ने पूछा है कि जब दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल पढ़ा जाएगा और सभी फाइलें उपराज्यपाल के पास जानी अनिवार्य हो जाएंगी, तब दिल्ली में चुनी हुई सरकार का आखिर क्या मतलब रह जाएगा। यह सवाल वाजिब है, लेकिन इस स्थिति में एक और सवाल उपजता है कि जब कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को हटाया जा रहा था, तब भी वहां के लोगों के राजनीतिक अधिकार कम हो रहे थे। राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा था, तब कैसे केजरीवाल सरकार इसे सही ठहरा रही थी? तब कैसे एक राज्य का केंद्र शासित प्रदेश बन जाना उन्हें गलत नहीं लग रहा था? केंद्र और राज्य के बीच के इस विवाद पर हम आपको छोड़कर चलते हैं और मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक हमें कमेंट में बताइए कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री के इन बयानों और इस मामले में आप क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।